बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है क्लाउड फ्लेयर से रिलेटेड। बेसिकली मेन चीज़ हमने ये देखनी है कि हमने फ्री में अगर हमें SSL इंस्टॉल करना हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये चीज़ तो इन डिटेल पढ़ रखी है ना कि हमारी वेबसाइट के लिए हमें SSL की ज़रूरत होती है। जैसे ये हमारी वेबसाइट, अब इस पे SSL नहीं इंस्टॉल, नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है। अब अगर SSL हमारे पास नहीं है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट SSL कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हमने ये देखना है कि SSL इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसके ऊपर CDN कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, CDN का भी मैंने आपको बताया था। ये बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है कि अगर मेरा सर्वर USA में पड़ा है और वेबसाइट की रिक्वेस्ट पाकिस्तान से हो रही है, तो पाकिस्तान और USA आपस में बहुत ज्यादा दूर हैं, तो बेसिकली क्या होगा, डाटा ने फिजिकली ट्रैवल करना है USA से पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान से रिक्वेस्ट जाएगी USA वाले सर्वर पे, फिर USA वाले सर्वर से डाटा हमारी फाइबर केबल के थ्रू होता हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हमारी ब्राउजर तक पहुंचेगा। तो अब बेसिकली जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मेरे यूजर और मेरे सर्वर के दरमियान में, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं बेसिकली चाह क्या रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा सर्वर मेरे यूजर के करीब से करीब तर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने सर्वर के मुख्तलिफ मिरर बना लूंगा, मुख्तलिफ कापियां जनरेट कर लूंगा। ये समझ लें, एक सर्वर मैंने USA में रख दिया, एक चाइना में रख दिया, एक इंडिया में रख दिया, एक सऊदी अरेबिया में रख दिया, एक इटली में रख दिया, एक रशिया में रख दिया, एंड सो ऑन। ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये CDN कहलाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब अगर पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो वो डाटा कौन से सर्वर से लेके आएगा, US वाले सर्वर से लेके आएगा, इंडिया वाले सर्वर से लेके आएगा, या फ्रांस वाले सर्वर से लेके आएगा, या कनाडा के सर्वर से लेके आएगा, किस सर्वर से लेगा। वो ये देखेगा कि जहां से रिक्वेस्ट आई यानी कि पाकिस्तान से, इसके सबसे करीब तरीन सर्वर कौन सा है, वो इंडिया का होगा, तो इंडिया वाले सर्वर से डाटा उठाकर शो कर देगा। तो अब खुद सोचें, एक डाटा इंडिया से ट्रैवल होकर पाकिस्तान आ रहा है और एक डाटा USA से ट्रैवल होकर पाकिस्तान आ रहा है, तो कौन सा डाटा ज्यादा फास्ट होगा, डेफिनेटली जो डाटा इंडिया से आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक CDN होता है कि एक वेबसाइट पे डाटा को कैसे एक फास्ट तरीके से ट्रांसफर करना है सर्वर से ब्राउजर के अंदर, तो उसके लिए CDN होता है। फिर इसी तरह फायरवॉल सेटिंग होती है कि मैंने अपनी वेबसाइट में फायरवॉल की सेटिंग कैसे करनी है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए वर्क करे, बाकी दुनिया में ना चले, या मैं एक चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पूरी दुनिया में चले, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में ना चले, तो इस तरह के मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, फिर इसी तरह DDoS प्रोटेक्शन कैसे होती है। DDoS एक अटैक होता है जिसकी वजह से होता क्या है कि एक फेक ट्रैफिक इतनी ज्यादा वेबसाइट पे थ्रो कर दी जाती है जिससे वेबसाइट के जो सर्वर के रिसोर्सेज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब इतना ज्यादा लोड आपके सर्वर पे पड़ता है तो आपका सर्वर क्रैश कर जाता है, तो आपकी वेबसाइट खुलना बंद हो जाती है। तो फिर इस तरह की अगर सिचुएशन हो जाए तो हमने उसकी DDoS प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ये भी आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें बेसिकली इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आज हमने पढ़नी है। उसके लिए एक वेबसाइट है, फ्री सोर्स है, इसमें पेड वर्जन भी है, फ्री भी है, जो cloudflare.com के नाम से है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, ऐड योर वेबसाइट ऑन Cloudflare। Cloudflare पर हमने अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, फिर उसके बाद हमने DNS सेटिंग करनी है, फिर उसके बाद हमने Cloudflare की सेटिंग करनी है। ठीक है, जो भी हमें करना है, आज हम ये तीनों पोर्शन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। हम इसी वेबसाइट के ऊपर, ये वाली वेबसाइट के ऊपर ये चीज अप्लाई करके देखते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली SSL नहीं इंस्टॉल हुआ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने अपना एक डोमेन पैनल ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने ये कौन सी वेबसाइट है, onlinetools.info। देखते हैं, ये उसी के मेरे ख्याल में मैंने पैनल ओपन किया हुआ है। हाँ, onlinetools.info की ही सेटिंग मैंने ओपन की हुई है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले Cloudflare में जाऊंगा, यहाँ पर जाकर मैं ऐड साइट करूंगा। सबसे पहले तो अकाउंट बना लेना आपने, लॉगिन कर लीजिएगा रजिस्टर करके, 1 मिनट का काम है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके यहाँ पे ऐड साइट पे क्लिक करना है। ऐड साइट पे क्लिक करके वो कहता है अपनी वेबसाइट इंटर करें। मेरी वेबसाइट है onlinetools.info।
लिखकर इंटर कर दिया मैंने। ये स्टेप समझते रहे साथ साथ, ठीक है। अब देखिए उनके पास ये 3 पैकेज हैं। वो कहते हैं एक प्रो पैकेज है जो कि $20 मंथली है, एक बिजनेस पैकेज है जो कि $200 मंथली है, एक इंटरप्राइज है जो इससे भी महंगा होगा। हमें ये तीनों पैकेज नहीं यूज करने। एक चौथा पैकेज भी उनके पास है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0। हम ये वाला पैकेज चूज कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद कंटिन्यू, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये मेरे डीएनएस की स्कैनिंग कर रहा है। ये देख रहा है कि मेरी डोमेन के ऊपर जो डीएनएस लगा है, डोमेन नेम सिस्टम, वो कौन सा लगा हुआ है। ये उसने निकाल कर दे दिया। वो कहता है जी ये आपका सारा डीएनएस लगा हुआ है इस वक्त, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, वो ये कहता है कि जी डीएनएस अपडेट करने हैं जी हमने पहले। अच्छा चलें, 1 मिनट पहले मुझे ये देख लेने दो इसमें कोई चीज मिस तो नहीं है। एफटीपी की सेटिंग भी है, वो भी होगी। डब्ल्यू की सेटिंग नहीं हुई हुई। चलें जी, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा इसका ना मैं, अच्छा इसमें ना देख लीजिएगा कि 2 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ए सेटिंग ओपन हुई हो आईपी के साथ, और डब्ल्यू की सेटिंग हुई। बाकी ये उठा लेता। अब डब्ल्यू की सेटिंग नहीं हुई, मैं यहाँ पर जाऊंगा। यहाँ पे जो नेम मैंने सेलेक्ट करना है वो सी नेम सेलेक्ट करना है, सी नेम। यहाँ नेम में www लिख देना है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपनी वेबसाइट का नाम onlinetools.info करके। ये प्रॉक्सी मैंने ऑन कर दिया। प्रॉक्सी सर्वर अब इंस्टॉल कर रहा हूँ बेसिकली। सेव, ये भी मेरी सेटिंग सेव हो गई। ये देखें यहाँ आ गई सी नेम में, ओके हो गया जी। अब यहाँ से मैं कर दूंगा कंटिन्यू, ओके हो गया जी। अब वो ये कहता है कि जी आपने क्या करना है। उसने खुद उठा लिया कि मेरी डोमेन जो है वो गोडैडी पे पड़ी है, ये इस वक्त डीएनएस लगा हुआ है। वो कहता है गोडैडी पे लॉगिन करें, ये वाला डीएनएस रिमूव करें और ये वाला डीएनएस वहां पे लगाएं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग में। मैंने अपनी डोमेन की सेटिंग खोल रखी है ऑलरेडी गोडैडी में, onlinetools.info। इसके सेटिंग में जाता हूं तो यहाँ देखें ये लिखा आ रहा है मैनेज डीएनएस। मुझे डीएनएस सेटिंग करनी है, मैनेज डीएनएस में जाऊंगा। मैनेज डीएनएस पे गया तो ये देखें ये डीएनएस ऑलरेडी लगे हुए हैं। मैं क्या करूंगा, इसे चेंज। अब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। इंटर माई ओन नेम सर्वर, मेरे अपना नेम सर्वर ऐड करना है। इसकी जगह पर मैंने क्लाउडफ्लेयर का कॉपी पेस्ट कर दिया। अब दूसरा कॉपी कर लूंगा, ये वाला कॉपी किया और यहां पर जाकर इसकी जगह पर ये वाला पेस्ट कर दूंगा। दोनों लगा के सेव कर देता हूं मैं। अब बेसिकली डीएनएस अपडेट हो रहा है। यस आई कंसेंट टू अपडेट, कंटिन्यू। ये लें जी, मेरा डीएनएस रिक्वेस्ट अपडेट की चली गई है, ठीक है। ये नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लेता है, अब हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली अपडेट हो जाए। मैं कह रहा हूँ डन, नेम चेक, कॉन्फ़िगर रिकमेंडेशन। अच्छा ये मैं अभी छोड़ देता हूँ, स्किप रिकमेंडेशन कर देता हूँ। अब मैं जाऊंगा और मैं ये देखूंगा कि क्या इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, यानी कि क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ। इसका हल ये है, मैं यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के उसमें जाऊं। ये देखें अभी ये पेंडिंग में आ रहा है, ठीक है। ये जब यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा तब मैं इसकी बाकी की चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन जब तक ये एक्टिव नहीं होता, मुझे पता है कि मैंने क्या सेटिंग करनी है। मैं आपको बाकी की सेटिंग करना सिखा देता हूँ। क्लियर हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बेसिकली हमने अभी तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ cloudflare.com पर जाना है, अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के यहाँ पर क्लिक करना है ऐड साइट। जैसी ऐड साइट पर क्लिक करेंगे, हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखकर एंटर करेंगे, वो हमें हमारी सेटिंग दिखा देगा डीएनएस की। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। ये जिसके सामने प्रॉक्सीड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो डाटा है ना, जो इस टाइप का और इस नेम से डाटा आएगा सर्वर से, वो बेसिकली क्लाउड सर्वर के थ्रू आएगा, ठीक है, क्लाउड फ्लेयर के थ्रू आएगा। अब बेसिकली इसमें सारी चीजें थी, www का डाटा नहीं आ रहा था जो अक्सर मिस होता है। मैं देख लेता होता हूँ www का नेम है या नहीं था। मैंने मैनुअली जाकर यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड किया। यहाँ ये तीन चीजें ओपन हो जाते हैं, 3 फील्ड्स। यहाँ पे मैं सी नेम चूज कर लूंगा इसका, ठीक है। यहाँ पे www लिख दूंगा या अपनी वेबसाइट का नाम लिख दूंगा, दैट्स इट। प्रॉक्सी सर्वर ऑन है।
अगर ड्यू टू सम रीजन आपको ये पर्टिकुलरली www का डाटा ऑफ करना पड़ जाए तो यहाँ पर इस तरह से ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऑन रखना होता है तो मैंने इसको ऑन कर दिया था, दैट्स इट। और ये www वाला बेसिकली डीएनएस के सेटिंग भी अपडेट हो गए। ये जैसे ही मैंने किया, मैंने नेक्स्ट फॉरवर्ड किया तो उसने मुझे बता दिया कि भाई आपके डीएनएस जो लगे हुए हैं वो पुराने सर्वर के लगे हुए हैं, आप उनको रिमूव करके ये वाले नेम सर्वर लगा दें। मैंने क्या किया, गोडैडी को ओपन किया, अपनी डोमेन के सेटिंग में गया। अच्छा, आपकी डोमेन कहीं भी हो सकती है, वो चाहे गोडैडी पे हो, वो चाहे होस्टिंगर पर हो, चाहे होस्टगेटर पर हो, चाहे नेमचीफ पर हो, कहीं भी आपने अपना डोमेन पैनल ओपन करना है, डोमेन सेटिंग ओपन करनी है। जैसे ही डोमेन सेटिंग ओपन करेंगे आपको कहीं ना कहीं एक वर्ड नजर आ जाएगा डीएनएस सेटिंग का, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नेम सर्वर्स लिखे आ जाएंगे, उस पर चेंज करें और यहाँ पर जाके आपने अपने नेम सर्वर देने, पुराने डिलीट करके नए यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दोनों यहाँ पे लगा देने तरतीब में, दैट्स इट। उसके बाद करके सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अब जब तक एक्टिव नहीं हो जाता मैं इसको यूज नहीं कर सकता। अब बेसिकली ये भी एक्टिव नहीं है, ये पेंडिंग में है। अगर मुझे ये देखना हो कि ये एक्टिव हो गया है या नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके डैशबोर्ड में जाऊंगा और यहाँ पर ये देखें, ये लिखा आ रहा है पेंडिंग नेम सर्वर अपडेट, कि भाई अभी आपका नेम सर्वर अपडेट नहीं हुआ। ये नॉर्मली कुछ मिनट ले जाता है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो इस तरह यहाँ एक्टिव लिखा आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस डोमेन के अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पे ये लिखा भी आ जाएगा कि मैं इस वक्त कौन सी डोमेन के लिए सेटिंग ओपन की हुई है। अब मैं करूंगा क्या, ये तो ओवरव्यू है। अब मैं वन बाय वन ओपन करके आपको सेटिंग बताता रहता हूँ कि ये सेटिंग किस पर्पस के लिए और क्या करती है, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें समझ लग जाएं। यहां तक चीज क्लियर है? यहां तो कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। क्वेश्चन है जी सर जी नेम चीफ पे यही सेम प्रोसीजर? जी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा नेम चीफ के ऊपर भी, ठीक है। अभी हमारे नेम सर्वर अपडेट हो रहे हैं, जब तक अपडेट हो रहे हैं हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, हमने बनाया हुआ है लर्न टू अर्न विद जीए। जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। फ्रीलांसर का अभी तक हमने एक लेक्चर लिया, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी एसईओ के 9 लेक्चर हो चुके हैं, वो 9 के 9 लेक्चर यहाँ आ चुके हैं। ऑडिट के 2 हो चुके हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, दोनों ऑडिट के लेक्चर भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। जितने भी लेक्चर यहाँ पे हो रहे हैं यहाँ पे मैं अपडेट किए जा रहा हूँ। तो आप एक काम करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक भी कर दीजिएगा। जब आप बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, फिर जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये जितने भी कोर्सेज यहाँ पे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये आपके लिए भी हैं, आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो। अभी तो इसमें सिर्फ एसईओ के लेक्चर आ रहे हैं और फ्रीलांसिंग का लेक्चर हमने शुरू कर दिया जिसका एक लेक्चर आ चुका है, अभी इसी वीक दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा इसका फ्रीलांसिंग का। कमिंग वीक से इंग्लिश के लेक्चर्स वो भी सारे इसी चैनल पर आएंगे और फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद हम वर्डप्रेस का पूरा कोर्स एक शुरू करने लगे हैं, ब्लॉगिंग का, जो वर्डप्रेस से रिलेटेड है। तो वर्डप्रेस के भी सारे लेक्चर्स इसी चैनल पर ही अपलोड होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, ठीक हो गया। और इसकी जितनी भी डिस्कशन है कोर्स से रिलेटेड वो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा एक ग्रुप है फेसबुक का जहां पर हम डिस्कशंस करते हैं, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10,000 मेंबर भी हो चुके हैं। आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप इस ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर प्रॉपर हेल्प भी मिलेगी, ठीक हो गया जी। चलें जी, हमने इसका डीएनएस अभी अपडेट हो रहा है, हम इसकी बाकी की सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एनालिटिक्स का। चलें जी हम देखते हैं एनालिटिक्स में क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले एक चीज जहन में रखनी है, जिस वेबसाइट के लिए आप ये सेटिंग कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सिलेक्ट हुई हो। ये हमने चूंकि सिलेक्ट कर ली है, अब हम इसकी एनालिटिक्स में गए। अब बेसिकली एनालिटिक्स हमारी 0 होगी, क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर के थ्रू शुरू नहीं हुई।
जब क्लाउडफ्लेयर हमारा एक्टिव हो जाएगा, फिर जो ट्रैफिक, रिक्वेस्ट, बैंडविड्थ, यूनिक विजिटर जो भी आएंगे वो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह ट्रैफिक है, इसी तरह सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि थ्रेट कितने आपको मिले हैं, कौन कौन से कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज यहाँ पर ये चीज हमें यहाँ से पता चल रही होगी। इसी तरह परफॉर्मेंस है, डीएनएस की चीजें हैं, वर्कर से रिलेटेड हैं, ये चीजें हम तब देखेंगे जब हमारी डोमेन एक्टिव हो जाएगी। हम डायरेक्ट जंप करते हैं डीएनएस पर। डीएनएस की सेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देख सकते हैं कि डीएनएस में कोई भी काम करने वाला नहीं है। ठीक है, यहां तक यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। ईमेल अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं करते। सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो एसएसएल की सेटिंग करते हैं। ये देखें SSL/TLS। यहाँ पर आपकी ऑप्शन फुल सिलेक्ट होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये वैसे ये फुल ही होती है, लेकिन अगर ये फुल नहीं है तो आप फुल पे कर दें। इसका मतलब ये है कि ये आपका डाटा जो है ये एंड टू एंड इनक्रिप्ट हो जाएगा। ये मेरा ब्राउजर है, ये देखें, ये चीज आपको समझ लग रही है? बड़ी मजे की चीज है अगर ये आप समझ लें। ये ब्राउजर है जहां पे यूजर बैठ के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये सर्वर है, इस सर्वर से डाटा इस ब्राउजर में आना है, वो बेसिकली इस तरह से डाटा आ रहा होगा। लेकिन अब इस तरह से डायरेक्ट डाटा नहीं आएगा। अब बेसिकली सर्वर से डाटा जाएगा क्लाउडफ्लेयर के पास, फिर क्लाउडफ्लेयर इसको डाटा प्रोवाइड करेगा। और जब रिक्वेस्ट क्लाउडफ्लेयर पे जाएगी, ये तो प्रॉपरली आपकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये रिक्वेस्ट करेक्ट है, इसमें कोई थ्रेट या कोई प्रॉब्लम या कोई हैकिंग एक्टिविटी तो नहीं है। ये चीजें हमारे लिए क्लाउडफ्लेयर काफी आसान कर देता है, खुद ब खुद ये हमारे लिए इस तरह के काम कर लेता है। इसको आपने फुल करना है। अब एसएसएल जो है ये आपने इनेबल कर देना। सिंपल, यहां पर क्लिक करना है, इनेबल हो जाएगा। ये पहले डिसेबल था, अब हमने इसको इनेबल कर लिया क्लिक करके, ग्रीन टिक हो गया। अभी ट्रैफिक अपडेट नहीं हुई, सिर्फ अभी तक हमने एसएसएल को इनेबल किया। अब हम जाते हैं एस सर्टिफिकेट में। अगर आपके पास कोई एसएसएल का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि भाई मैंने हमेशा HTTPS ही ओपन करना है, HTTP ओपन नहीं करूंगा। मैं इसको भी इनेबल कर लेता हूं। ठीक हो गया। HSTS को हम छोड़ देते हैं, वेब सिक्योरिटी पॉलिसी अभी हमें नहीं चाहिए। TLS डिफॉल्ट हम यूज करेंगे, TLS 1.0। अपॉर्चुनिटी इंक्रिप्शन ऑलरेडी इनेबल्ड है, TLS 1.3 ऑलरेडी इनेबल्ड है। ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट, ये चीज आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये इनेबल होनी चाहिए। अगर ये डिसेबल है तो इसे इनेबल कर लें। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बंदा HTTP लिखकर ओपन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS पर। याद है ये चीज हमने पढ़ी थी इन डिटेल कि अगर SSL इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक प्रॉब्लम हमें ये आता है कि फिर दो तरह के वर्जन बन जाते हैं डोमेन के, एक HTTP के साथ और एक HTTPS के साथ। तो फिर हमारा क्या मेजर काम था कि HTTP वाले को रीडायरेक्ट करना होता है HTTPS पर। अब रीडायरेक्शन मैंने आपको बताया था, देयर आर मल्टीपल मेथड्स। HTXS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा आसान है कि आप सिर्फ यहाँ पे जाके एक ऑप्शन इनेबल करें, आपका HTTP टू HTTPS ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। ये देखें, यही वो बता रहा है, ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट्स, यानी कि HTTPS को रीराइट करना है कि अगर कोई भाई HTTP भी ओपन करेगा तो वो कहाँ जाएगा, HTTPS के ऊपर। ये चीज भी समझ लग गई। सर्टिफिकेट अभी हमने मॉनिटर नहीं करना, ये बीटा वर्जन। यूनिवर्सल SSL हमने डिसेबल नहीं करना। अच्छा, ये आप डिसेबल कर सकते हैं उस सूरत में अगर आपके पास अपना SSL है। अगर आपके पास प्राइवेट SSL है तो फिर इसको डिसेबल करके प्राइवेट SSL यूज करें। लेकिन अगर आपके पास SSL नहीं है अपना, आपने फ्री वर्जन यूज करना है, तो फिर इसको डिसेबल नहीं करना। क्लियर होगी ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप पूछते रहें साथ साथ, ताकि मैं चीजों को क्लियर करता चला जाऊं। हर वेबसाइट का क्लाउडफ्लेयर करना होता है जी, हर वेबसाइट को अलग से क्लाउडफ्लेयर करना होता है और बड़ा आसान है। ये आधा घंटा भी नहीं लगता। आधा घंटा क्या, आधे घंटे में DNS ये वो सेटिंग ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्लाइंट सर्टिफिकेट्स में हम जाते हैं। क्लाइंट सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं एम्प्टी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है SSL का तो वो मैं यहाँ पर उसे लिंक कर सकता हूँ। ओरिजिन सर्वर में देखते हैं कोई चीज सेट करने वाली है। ऑटोमेटिक ओरिजिन ऑफ पूल्स, नहीं, कुछ भी नहीं है जी। कस्टम होस्ट नेम्स,
एनेबल क्लाउडफ्लेयर फॉर सास, नहीं जी ये भी हमारे लिए नहीं है। एसएसएल का हो गया, समझ लगी। एसएसएल में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं ओवरव्यू में जाके, एक तो फुल बाय डिफॉल्ट होता है, ये चेक कर लें, और साथ में एसएसएल ऑन कर देना है। यहाँ पे सिर्फ एसएसएल ऑन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एज सर्टिफिकेट में जाके HTTPS ऑलवेज यूज इसको एनेबल कर देना है, और साथ में HTTPS रीराइट्स इसको लाजमी इनेबल कर देना है। यानी कि भाई अगर कोई HTTP लिखकर भी क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिकली HTTPS पर चला जाए। बस ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर। यहां तक चीज समझ लग गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब हम देखते हैं कि वो एक्टिव हो गई है, हमारा DNS या बिल भी नहीं हुआ। अभी भी पेंडिंग में, लेकिन चलें कोई नहीं, अभी 5-10 मिनट में ये हो जाएगा। क्वेश्चन है जी सर, इन केस अगर क्लाइंट के पास अपना SSL है तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा? ये देखो, ज्यादातर जो हमारे क्लाइंट के पास होते हैं ना वो भी फ्री वाले ही होते हैं। अगर उसके पास है तो आप इसका SSL एनेबल ना करें, सिंपल। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। अच्छा, अभी हम जाते हैं जी सिक्योरिटी में। अच्छा, सिक्योरिटी के अंदर हम देखते हैं जी, एक तो ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इसकी सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देख लेते हैं। अगर कोई फायरवॉल के रूल क्रिएट करने हैं, अब रूल, अच्छा देखें, फ्री में वो हमें 5 फायरवॉल की रूल्स देता है कि भाई 5 रूल्स आप बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब वो रूल क्या हो सकते हैं, आए जी मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्रिएट फायरवॉल रूल, मैं फायरवॉल रूल में जाता हूँ। अब मुझे अगर कोई भी इसको बनाना है, नाम देना है तो नाम दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे एक यूके वाले क्लाइंट के लिए और सिर्फ यूके में ओपन हो बस, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यूके ओनली, इसका नाम रख देता हूँ अपनी आसानी के लिए कि भाई ये यूके ओनली का है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसकी फील्ड सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, कि भाई मैं किस चीज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन या रूल अप्लाई करने वाला हूं। क्या कोई कुकीज के ऊपर कोई एक्शन लेना है, क्या किसी कंट्री के ऊपर एक्शन लेना है, क्या किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर लेना है, क्या किसी होस्ट नेम के ऊपर लेना है, क्या किसी IP सोर्स के ऊपर लेना है, क्या किसी रेफरर के ऊपर लेना है। अब ये देखें, ये चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप सुनते जाए आपको समझ लगती जाएगी। किसी रिक्वेस्ट मेथड पे लेना है, SSL के ऊपर लेना है, किसी URL के ऊपर, URI के ऊपर लेना है, किसी पाथ के ऊपर लेना है, किसी क्यूरी स्ट्रिंग के ऊपर लेना है, किसी HTTP वर्जन के ऊपर लेना है, किसी यूजर एजेंट के ऊपर लेना है, ये व्हाटएवर। अभी देखें किसके ऊपर हमें एक्शन लेना है, जल्दी से बताएं। हम क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी वेबसाइट सिर्फ यूके में ओपन हो, यूके के अलावा किसी और कंट्री में मेरी वेबसाइट ओपन ना हो। तो ये रूल अप्लाई होगा कंट्री के ऊपर। यस, यहां से मैं कंट्री सिलेक्ट करूंगा। अब वो कह रहा है ऑपरेटर लगाएं इक्वल टू, भाई मैं कह देता हूं अगर मेरी वेबसाइट डज नॉट इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम, अगर ट्रैफिक यूके की नहीं है तो क्या करना है, ब्लॉक करना है, देन ब्लॉक। समझ लग रही है? अगर कंट्री इज नॉट इक्वल टू यूके, अगर यूके के कंट्री नहीं है, यानी कि जो ट्रैफिक आ रही है, जो बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है वो यूके से नहीं है, तो क्या करूंगा, ब्लॉक। इसका क्या मतलब है कि यूके से अगर ट्रैफिक होगी तो नेबल हो जाएगी, अदरवाइज डिसेबल हो जाएगी। समझ लगी है ये बात? मेरी ये बात फॉलो हुई या नहीं हुई? यानी कि अब ये यूके के लिए तो ये वेबसाइट ओके है, यूके के अलावा पूरी दुनिया के लिए ये वेबसाइट ब्लॉक हो गई। ठीक है, जैसे ये हुआ अब मैं ऐसे कर दूंगा, डिप्लॉय फायरवॉल रूल, कि भाई इस रूल को अप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये चीज समझ लगी। देखें, ये मैंने एक रूल बना दिया, उसका एंड रिजल्ट क्या, ब्लॉक। किस चीज का, कि अगर कोई भी ट्रैफिक यूके के अलावा किसी भी और कंट्री से है। समझ लग गई? इसी तरह अगर आप कहते हैं कि किसी एक कंट्री को, अच्छा ये मैंने सिर्फ एक कंट्री को अलाउ किया है, अगर आप कहें कि जी मैंने पूरी दुनिया को अलाउ करना है लेकिन किसी एक कंट्री को डिसअलाउ करना है,
ठीक है, तो इसका रूल हम कैसे बनाएंगे, दोबारा एडिट में जाते हैं। ठीक है, कंट्री इक्वल टू, जिस कंट्री को ब्लॉक करना है, आप चाहते हैं पूरी दुनिया में ओपन हो, यूके में ना ओपन हो, कंट्री इक्वल टू यूके। अगर कंट्री यूके है तो क्या हो जाए, ब्लॉक। अब इससे क्या हो रहा है, इससे सिर्फ यूके की ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, बाकी पूरी दुनिया इनेबल है। अगर मैं कह दूं डज नॉट इक्वल टू, इसका यह मतलब है कि यूके की ओके है, बाकी पूरी दुनिया ब्लॉक। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है ना, बड़ा आसान है ना। इसी तरह अगर आप कहें कि यूके और यूएस से दोनों अलाउ हो, तो यहां आप और भी लगा सकते हैं एक ही रूल में। कंट्री अगर यूके से नहीं है, या कंट्री डज नॉट इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स, चलें जी हम यूनाइटेड स्टेट्स, या यूके से भी नहीं है, एंड यहां पे एंड लगना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इसे खत्म कर दें, यहाँ पे कंट्री डज नॉट इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अब यूके और यूएसए की ट्रैफिक अलाउड है, इसके अलावा पूरी दुनिया ब्लॉक हो गई। ठीक है, ये लें, ये मैंने नया रूल अप्लाई करके लगा दिया। ठीक है, अब ये मेरे कंट्रोल में, मैं जिस तरह के चाहूं रूल्स बना सकता हूं। समझ लग रही है कितना आसान है। इसी तरह अगर कंट्री की बजाय आप चाहते हैं कोई कॉन्टिनेंट ही ब्लॉक हो जाए, पूरा कॉन्टिनेंट, तो वो भी कर सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब ये अफ्रीका, एशिया, आप चाहते हैं कि जी मैंने एशिया में वेबसाइट ही ओपन नहीं करनी जी अपने, पूरा एशिया। अच्छा, अगर वेबसाइट है ही सिर्फ एशिया के लिए, ठीक है, इसको मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ। कंट्री डज नॉट इक्वल टू एशिया, तो ब्लॉक को, यानी कि एशिया के लिए तो ओपन है, बाकी सब के लिए। अब एक वेबसाइट है जो बनी सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, तो मैं ये रूल लगा सकता हूँ कि कॉन्टिनेंट डज नॉट इक्वल टू यूरोप, तो ब्लॉक, कि भाई यूरोप से है तो ओके है, अगर यूरोप के अलावा कहीं से भी है तो ब्लॉक हो जाएगी। समझ लग रही है कितना आसान है, सिंपल ब्लॉक। इसी तरह कॉन्टिनेंट के अलावा आप कहें जी आईपी सर्विस सोर्सेज, कि अगर इसके स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस हैं जिनको आपने ब्लॉक करना है, उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। रेफरर, आप चाहते हैं, आपको पता है यार एक वेबसाइट है, गंदी वेबसाइट है, वो ऐसे ही रेफर किए जा रही है मेरी वेबसाइट को, मैं चाहता हूं कि जो वहां से बंदे आए ना वो मेरी वेबसाइट तक ना पहुंचे। सिंपल, रेफर इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी वेबसाइट है, एक ऐसे example.com है, example.com, अगर रेफर example.com से हो रही है तो उसे ब्लॉक कर दे, दैट्स इट। अब example.com से कोई भी बंदा क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगी ट्रैफिक। समझ लग रही है कितना आसान है। इसी तरह फिर अगर कोई रिक्वेस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट मेथड दो होते हैं, काफी सारे हैं, लेकिन हम नॉर्मली पीएचपी में दो ही यूज कर होते हैं, गेट पोस्ट। इसी तरह पर्ज का है, पुट का है, हेड का है, कोई भी रिक्वेस्ट, ये प्रोग्रामर्स के लिए, वैसे इसकी आपको शायद समझ ना लगे। इसी तरह कोई पाथ है, कोई बोट है, कोई यूजर एजेंट है। आप चाहते हैं कि अगर मेरी वेबसाइट किसी स्पेसिफिक यूजर एजेंट से आए, कि मैकिनटोश से आए या इंटेल के किसी से आए, तो वो ब्लॉक हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर डज नॉट इक्वल टू पाकिस्तान, मेरी वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में ओपन हो, इसके अलावा सबके लिए ब्लॉक। यहां मैं कर देता हूं पाक ओनली। ठीक है, यानी कि मैं अपने रूल का नाम रख लेता हूँ ना अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे नाम देखकर पता चल जाए मैंने क्या सेट किया होगा। ये लें जी, ये मैंने एक अपना फायरवॉल का रूल बना लिया। देखें अब कितने यूज कर रहा हूं मैं, 1 of 5, यानी कि टोटल 5 अलाउड हैं, जिनमें से एक मैंने बना लिया, 4 मजीद मैं नए रूल्स बना सकता हूं। समझ आ गई है मेरी बात। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, वेब को स्टडी कर रहे हैं। वेब कहते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, यानी कि वेब एप्लीकेशन की फायरवॉल की सेटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है जी सर, इस इन केस के लिए, बेटा मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं लग रही। इस इन केस के लिए
यूज होगा क्या, किसके लिए यूज होगा? सॉरी, दोबारा क्वेश्चन पूछे आप बेटा। अच्छा, ये चीज समझ लगी, ये फायरवॉल के रूल्स हैं। इसी तरह रेट लिमिटिंग रूल्स भी है। ठीक है, अगर आपने कोई रेट असाइन करना है कोई एपीआई आईपी वगैरह के ऊपर, एड्रेसेस के ऊपर, इसी तरह मैनेज्ड रूल्स भी हैं कुछ। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए हैं जो प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें आप फ्री में यूज नहीं कर सकते, जैसे मैनेज्ड रूल, ये फ्री यूजर के लिए नहीं है। इसी तरह ये टूल्स हैं, ये डिफरेंट तरह के टूल्स यहाँ पे हैं। हम ब्लॉकिंग रूल्स बना सकते हैं डिफरेंट तरह के एजेंट्स के। इसी तरह जोन को लॉक डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसके लिए मुझे प्रीमियम एक्सेस चाहिए होगी, प्रो टूल चाहिए होगा, फ्री में मैं नहीं कर सकता। समझ लग गई ये चीज? अच्छा, आपने क्या इक्वल के नीचे जो ऑप्शन आया इज इन, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, ये ना और चीज है। अच्छा, ये देखो रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई हैं जी, इसका मतलब ये एक्टिव हो गई है मेरी वेबसाइट। अभी मैं देखता हूँ, बताता हूँ अभी आपको। ये चीज देखे ना, ये ऑपरेटर जो है ना इज इन पाकिस्तान, ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा इज इन अगर पाकिस्तान के अंदर से है तो वो इज नॉट इन साइड पाकिस्तान। ठीक है, तो हम इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू में पाकिस्तान की जो टेरिटरीज हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले तो क्लाउडफ्लेयर में जाते हैं, देखते हैं एक्टिव हो चुका होगा। ये देखें एक्टिव हो गया, ऑनलाइन टूल्स डॉट इन्फो एक्टिव। मुझे ये कैसे पता चला? देखिए मैंने वहीं पे, मैं इसको ओपन करता हूँ। जब यहाँ पे मैं सिक्योरिटी में बैठा हुआ था, यहीं पे देखें रिक्वेस्टें आना शुरू हो गई। ठीक है, 25 रिक्वेस्टें आ चुकी हैं इस फायरवॉल में से जो गुजर के गई हैं। तो इससे मुझे ये पता चल गया अगर इस फायरवॉल से रिक्वेस्टें गुजर रही हैं तो इसका मतलब मेरा सर्वर एक्टिवेट हो चुका हुआ है क्लाउडफ्लेयर का। ठीक है, चलें जी। अब आपने एसएसएल भी देख लिया, आपने फायरवॉल के रूल्स बनाना भी सीख लिए। अब उसके बाद आगे हम फीचर वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। अब ये पेज शील्ड होता है, ये भी प्रो वर्जन के लिए है। इसी तरह बोट्स भी प्रो के लिए है। डीडॉस, डीडॉस की मैं आपको बाद में कॉन्फ़िगर, उधर ऊपर जब जाएंगे ना बाद में एंड पे करता हूँ। उसके बाद सेटिंग में आ जाते हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी लेवल आपने कौन सा रखना है, ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पर। अगर नॉर्मल बिहेवियर है ना, मेरी वेबसाइट तो नॉर्मली चल रही है, कोई इश्यू नहीं है, तो यहाँ मैं सिक्योरिटी लेवल रखूंगा मीडियम। लेकिन अगर मेरे पास कोई फेक ट्रैफिक आ रही है, कोई डीडॉस अटैक कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, आई एम अंडर अटैक। अब वो क्या करेगा, अब जितनी भी रिक्वेस्टें आएंगी ना, वो हर रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस करेगा कि यार ये कोई इंसान ही है, कोई बोट तो नहीं रिक्वेस्टें भेज रहा। यानी कि जो फेक ट्रैफिक होती है ना, वो डिटेक्ट हो जाती है। आप एक चीज यहां से अंदाजा लगा लें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए हम फेक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक ले लेते हैं। अब वो पेड ट्रैफिक पता क्या होती है, वो फेक ट्रैफिक होती है, वो बोट होते हैं। अगर ये क्लाउडफ्लेयर जैसा सर्वर, जो कि इतना बड़ी कंपनी नहीं है एज कंपेयर टू गूगल, अगर ये सर्वर भी इसको डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सी फेक ट्रैफिक और कौन सी ओरिजिनल है, तो सोचें क्या गूगल नहीं डिटेक्ट कर सकता? गूगल बड़ी इजीली डिटेक्ट कर लेता है। और जब जब आप कोई इलीगल काम करने की कोशिश करेंगे, गूगल फौरी आपको पकड़कर बैन कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ये जहन में रखें। अभी चूंकि हमारी वेबसाइट नॉर्मल है तो हम सिक्योरिटी लेवल मीडियम रखते हैं। चैलेंज पैसेज 30 मिनट्स कर देते हैं। जब हम अंडर अटैक होते हैं ना, तो हम इसे 5 मिनट्स कर देते हैं, ताकि हर 5 मिनट के बाद वो उस बंदे को चेक करेगा, चैलेंज देगा कि बाकी आप इंसान हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली 30 मिनट्स इज ओके। ब्राउजर इंटेग्रिटी चेक करना है जी, हाँ जी करना है जी, इनेबल रखना है। प्राइवेसी पासपोर्ट भी चेक करना है जी, ओके जी, इसको भी इनेबल करना है। ये सेटिंग भी समझ लग गई, ओके जी। सिक्योरिटी का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, एसएसएल भी कंप्लीट हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सेस में। अच्छा, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक देखिए हमने 3 चीजें देख ली। ठीक है, हमने एसएसएल कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे रीडायरेक्ट करना है, ये देख लिया। नंबर 2, हमने फायरवॉल की सेटिंग करना सीख ली, रूल्स बनाना सीख लिए कि अगर मैं कहीं कुछ भी एनेबल डिसेबल करना चाहता हूं अपनी वेबसाइट का विदाउट कोडिंग, बगैर कोडिंग में जाए, वो भी करना सीख लिया। साथ में अगर कोई डीडॉस अटैक हो रहा है तो अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे इनहांस करनी है, वो भी सेटिंग में जाके मैंने सीख ली। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर होगी जी ये चीज?
उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेस में। एक्सेस जो है ना, एनेबल एक्सेस, अच्छा ये वीपीएन वगैरह के लिए, हम चूंकि वीपीएन नहीं यूज कर रहे, ठीक है, तो इसको फिलहाल आप छोड़ दें। उसके बाद स्पीड, अब ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी बड़ी मजे की चीज है इसके अंदर कि ये स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है। अब कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, हम कैशे को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अभी हम उन्हें देखते हैं कि हम स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये भी इसकी टेस्ट वगैरह चल रहा है, इसे कर लेने दें, कोई नहीं, ओवरव्यू ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे। अच्छा ये एक इमेज तो प्रो में है, अच्छा एक मिनट, इसे ओवरव्यू कर लेने दें। ये भी वेबसाइट को मैयर कर रहा है, कर लेने देंगे। अच्छा ये टेस्ट कंप्लीट नहीं कर सका। अच्छा फायरवॉल का रूल वो कहता है जी आपने चूंकि लगाया हुआ है और उसने इसको अच्छा एग्जिस्टिंग फायरवॉल को रिव्यू कर रहा है कस्टमर। अच्छा चलें, जब तक ये रिव्यू होता है ना, हम अगली चीजें चेक कर लेते हैं, बाद में हम दोबारा इस पे आ जाएंगे। अच्छा देखें, अगर आपकी वेबसाइट में कोई इमेजेस यूज हो रही हैं तो आप उनको रीसाइज कर सकते हैं, वेबपी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर प्रो में है, फ्री वाले में नहीं है। और ये बड़ा मजे का फीचर है, बहुत मजे का फीचर है। ये हमारी वेबसाइट जो सबसे ज्यादा हैवी होती है वो इमेजेस की वजह से होती है, क्योंकि हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं की होती। लेकिन अगर मेरे पास प्रो वर्जन होगा क्लाउडफ्लेयर का, तो मैं सिर्फ इसको कनेक्ट करूंगा और मेरी ये सारी की सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। ये रीसाइज भी करेगा, वेबपी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट, याद है मैंने पढ़ाया था वेबपी फॉर्मेट, उसमें कन्वर्ट भी करेगा और उसको कैशे भी रख करेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी मजे की चीज है। इसी तरह ये पॉलिश का है, ये भी अगेन प्रो वर्जन के लिए है। ऑटो मिनीफाई, याद है हमने कहा था कि आपकी जेएस सीएसएस और एचटीएमएल मिनीफाई होनी चाहिए, डू यू रिमेम्बर? जब मैंने आपको एसईओ ऑडिट पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था ये सारी की सारी फाइलें आपकी क्या होनी चाहिए, मिनीफाई होनी चाहिए। अब अगर मेरी मिनीफाई नहीं है और ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके जेएस सीएसएस एचटीएमएल इन तीनों को क्या कर दूंगा, इनेबल। अब इनके इनेबल करने से क्या हो जाएगा, मेरी जेएस भी मिनीफाई हो जाएगी, मेरी सीएसएस भी मिनीफाई हो जाएगी, मेरी एचटीएमएल भी ऑटोमेटिकली मिनीफाई हो जाएगी। देखो कितना मजे का फीचर है, आपको कोडिंग में जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कितना मजे का है? देखो 3 क्लिक करने में हमारे हार्डली 3-4 सेकंड लगे और इसने हमारे लिए सारी फाइल्स जेएस की, सीएसएस की, एचटीएमएल की मिनीफाई करके दे दी। मजे की चीज है ना। अच्छा जी नेक्स्ट है ब्रोटली। अच्छा ये ब्रोटली बड़ी मजे की चीज है। ब्रोटली क्या है, ये जो ट्रैफिक आ रही होती है ना हमारी पेज के ऊपर, उसके लोड टाइम को कंप्रेस कर देता है। ये ब्रोटली बेसिकली एक कंप्रेशन टेक्निक है, उसका नाम है ब्रोटली, ठीक है। वो कहता है क्या आपने कंप्रेशन एनेबल करनी है या नहीं, मैं कहता हूँ भाई एनेबल कर दें। अगर कंप्रेशन एनेबल होगी तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पेज स्पीड अप हो जाएगा। समझ लगी ये चीज? और ये स्पीड अप किसको करता है, सिर्फ एचटीटीपीएस ट्रैफिक को, और हमारी तो सारी की सारी ट्रैफिक ही एचटीटीपीएस वाली है। समझ लग रही है? इसको भी आपने एनेबल करना है। अच्छा ये क्लाउड फ्लेयर अर्ली एज जो होता है ना, आप इसको अर्ली हिंट इसको एनेबल कर सकते हैं, अगर करना चाहें। अगर डिसेबल भी रखना चाहें तो भी कर सकते हैं, वैसे इससे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये वर्डप्रेस में भी ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हैं ना कि वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट है और ये पूरे का पूरा मेरा प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज हो जाए, तो ये आप उसके लिए अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस प्लगइन। यहाँ क्लिक करके वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल कर लें आप, अगर आप चाहें तो आप इसका प्रो वर्जन परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर प्रायोरिटाइजेशन, अगर HTTP 2 की मैं करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे प्रो वर्जन चाहिए। टीसीपी टर्बो यूज करना है, टीसीपी टर्बो से मुझे काफी सारे बेनिफिट हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अब ये देखिए, ये रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी किसे कहते हैं, डिले है, ठीक है। जो डिले आएगा ना आपका बेसिकली टीसीपी का डिले, ये टीसीपी से क्या होता है, ट्रांसफर, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर नहीं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है बेसिकली जिसके थ्रू हमारी डाटा ट्रांसमिशन चल रही होती है, ये उसकी जो डिले होता है ना उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, तो स्पीड बढ़ जाती है इससे। लेकिन ये प्रो वर्जन में, इसी तरह माइलेज ये भी प्रो वर्जन में है। रॉकेट लोडर, अगर आप जेएस यूज कर रहे हैं, अगर आपका पेज जो है ना वो जेएस में है या जेएस लोड होने में प्रॉब्लम ले रही है, तो इसके लिए रॉकेट लोडर स्पेशली जेएस का पेंट टाइम इंप्रूव करने के लिए आप इसको भी अनेबल कर दें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है इसका तो सिंपली अनेबल कर दें। अगर जेएस होगी आपके पास तो उसका पेंट टाइम जो है वो बढ़ इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कम हो जाएगा, जल्दी लोड होने लग जाएगा। ये प्रो वर्जन है। कैशिंग, ये बड़ा मजे का फीचर है, बहुत मजे का फीचर है कैशिंग का। ये आपकी वेबसाइट को बहुत हद तक स्पीड अप कर देता है, लेकिन ये इंटरप्राइज प्रो में भी नहीं, इंटरप्राइज में, ठीक है। इसी तरह अगर आपका एएमपी वर्जन है, अगर आपने एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस बनाए हुए हैं, याद है मैंने एएमपी भी पढ़ाया था, अगर आपका एएमपी भी एग्जिस्ट करता है तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रखें। मोबाइल रीडायरेक्ट अगर करना चाहें, यानी कि मोबाइल के ऊपर आप अलग से कोई सब डोमेन बनाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक ने बनाई है, फेसबुक ने मोबाइल का अलग वर्जन बनाया हुआ ना m.facebook.com, लेकिन हम नॉर्मली बनाते नहीं, हम चूंकि बनाते ही रिस्पॉन्सिव हैं तो मोबाइल के लिए अलग नहीं बनाते, इसको आप छोड़ दें। तो ये ऑप्टिमाइजेशन वाली चीजें समझ लग गई, इमेज छोड़ दें, पॉलिश छोड़ दें। एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें ऑटो मिनीफाई, जिसमें जेएस सीएसएस एचटीएमएल मिनीफाई करनी है, ब्रोटली को आपने इनेबल करना है, जेएस कंप्रेशन रॉकेट लोडर को भी आपने इनेबल कर देना है। क्लियर हो गया? यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं मजीद आपको थोड़ा सा आगे गाइड करता हूं। क्वेश्चन है जी सर, क्लाउड फ्लेयर हम हर वेबसाइट के लिए अलग अलग बनाएंगे, मतलब हर क्लाउड फ्लेयर का अलग मेल? अच्छा, ये आप एक ही अकाउंट में काफी सारी वेबसाइट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप हर वेबसाइट के लिए अलग से क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट बनाएं। आप एक ही अकाउंट में मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड ना करें, ठीक है। आप मल्टीपल अकाउंट बनाएं और हर अकाउंट में अलग एक वेबसाइट को ऐड करें, ये आपके लिए ज्यादा सिक्योर होगा। क्लियर होगी ये चीज? फिर आ जाएंगे नेक्स्ट फीचर है ब्राउजर इनसाइट्स। अच्छा, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये आपको पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। ये बेसिकली एनालिटिक्स से रिलेटेड है, कि वो कहता है भाई एनालिटिक्स में जाकर आप चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक ट्रैफिक नहीं शुरू हुई, इसका मतलब ये है कि मेरा अभी तक लाइव नहीं हुआ। हम देखते हैं, देखें अभी एसएसएल नहीं चल रहा, ठीक है, ये देखें एसएसएल पे रिलोड ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको दोबारा HTTP पर लेकर जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर। चलें, ये तकरीबन 2 3 4 घंटे लेता है इनेबल होने में, ठीक है, लेकिन सेटिंग वही है। ये आप खुद देखेंगे, कल जब आप इसी वेबसाइट को ओपन कर रहे होंगे, यहाँ पे एसएसएल भी होगा, ऑटो रीडायरेक्ट भी हो रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा, जो जो सेटिंग हमने यहाँ पर की। अब देखें अभी तक 0 रिक्वेस्ट है, इसका मतलब अभी तक कोई भी विजिटर, कोई भी ट्रैफिक क्लाउड फ्लेयर से गुजरकर मेरी वेबसाइट तक नहीं पहुंची। चले, एनीवेज हमने सिक्योरिटी भी देख लिया, एक्सेस भी देख लिया, स्पीड को भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अभी स्पीड का भी यहाँ वो चल रहा है। अब आ जाते हैं कैशिंग में, ठीक है। ये कैशे बड़ा मजे का है, लेकिन ये जो वर्जन है ये अपग्रेडेड प्लान में है, फ्री वाले में नहीं है। चलें जी, हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं। यहाँ पे एक मजे की चीज है कि अगर आपका कोई कैशे बिल्ड हो गया है, अब आप चाह रहे हैं ये कैशे खत्म हो जाए क्योंकि मैंने वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए हैं, वो चेक करनी है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि ये वाकई ही HTTPS पे इनेबल हुआ है या कैशे की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर जाकर पर्ज एवरीथिंग, पर्ज कहते हैं रिमूव कर देना किसी चीज को, यानी कि वो कहता है पर्जिंग द कैशे मे टेम्परेली डिग्रेड। अच्छा नहीं, सिंपल वो ये कह रहा है कि पर्जिंग द कैशे का मतलब ये कि अगर कोई चीज कैशे में पड़ी हुई है ना, सर्वर के कैशे में, तो वो रिमूव कर दें, फ्रेश कॉपी लेके आए। तो मैं क्या करूंगा, पर्जिंग एवरीथिंग। अब वो कहेगा भाई पर्जिंग एवरीथिंग, क्या आप सारे कैशे रिमूव करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस, पर्ज एवरीथिंग। अब वो पर्ज कर रहे हैं। अब ये देखें, उसने नीचे एक मैसेज भी शो कर दिया कि भाई कुछ सेकंड वेट करें, कुछ ही सेकंड में आपका ये सारे के सारा कैशा हम रिमूव कर देंगे। अब इसने रिमूव कर दिया होगा,
अब ये इसी तरह कैशे लेवल है, आपने स्टैंडर्ड ही रखना है, क्यूरी स्ट्रिंग या इग्नोर क्यूरी स्ट्रिंग की तरफ नहीं जाना। ये ब्राउजर कैशे है कि ब्राउजर कैशे कितनी देर तक आपके क्लाउडफ्लेयर को हैंडल करेगा। मैंने 4 आवर्स बाय डिफॉल्ट होता है, हमने वही रखा हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। CSAM स्कैनिंग टूल है ये पूरा, ठीक है, तो हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, इसको छोड़ दें फिलहाल। क्रॉलर हिंट, crawler hints provide high quality data to search engine and other crawlers when sites using Cloudflare change their content, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप अनेबल कर लें, ठीक है। ये भी नया इनका एक बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है क्रॉलर हिंट का, तो ये बेसिकली क्रॉलिंग में एक किस्म का, ये समझ लें, हेल्पफुल है हमारे लिए। Always online, keep your website online for a visitor when your original server is unavailable। ये फीचर बड़ा मजे का है। अगर किसी वजह से आपका सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया तो आपकी वेबसाइट खुलना बंद हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा और अब अगर किसी वजह से मेरा सर्वर डाउन भी हो गया तो वो क्या करेगा, जो डाटा क्लाउडफ्लेयर के पास पड़ा ना वो क्लाउडफ्लेयर का उठा के शो कर देगा, आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। तो ऑलवेज ऑन इसको भी आपने इनेबल कर देना, ये बहुत मजे का फीचर है जी। डेवलपमेंट मोड, अगर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कैशे ना बने, क्योंकि डेवलपमेंट में बार बार चीजें मुझे चेंज करनी पड़ती हैं, तो मैं इसको अनेबल कर लूंगा। लेकिन मेरी वेबसाइट अभी डेवलपमेंट मोड में नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑफ ही रखूंगा। अनेबल क्यूरी स्ट्रिंग, ये प्रो वर्जन में है, एंटरप्राइज वर्जन में ये इसमें नहीं होगी। ये देखें, कैशे का भी आपको समझ लग गया। कस्टम पर्ज भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपने किसी एक स्पेसिफिक लिंक की खत्म करनी है, या आपने पूरी वेबसाइट की कैशे रिमूव करनी है, या फिर उसके बाद ये क्रॉलर हिंट भी आपने इनेबल कर लेना और ऑलवेज ऑनलाइन भी आपने इनेबल कर लेना है। ये चीज समझ लग गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक साइट हटाकर अगेन उसमें ऐड कर सकते हैं? बेटा अभी मैंने आपके सामने बिल्कुल नई वेबसाइट ऐड की है। अगर आपको वो स्टेप मिस कर दिया या समझ नहीं लगा तो जब ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप दोबारा इस रिकॉर्डिंग को देखकर उस स्टेप को समझ सकते हैं। अब अगर मैं किसी की वेबसाइट इधर से हटाऊंगा तो उसको नुकसान हो सकता है। सर मीन्स आफ्टर वेब डेवलपिंग we do Cloudflare, then we get traffic after Cloudflare है? हाँ, डेवलपमेंट के बाद हम Cloudflare अटैच कर सकते हैं, फिर जो ट्रैफिक आएगी वो Cloudflare के थ्रू आएगी। अगर यही क्वेश्चन है तो यस, अगर कोई और क्वेश्चन है तो दोबारा एक्सप्लेन कर दें काइंडली, मुझे समझ नहीं लगी। सर इसका मतलब पर्ज एवरीथिंग डेली करना चाहिए ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए ताकि व्यू कैशे ले सके? नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं है। पर्ज एवरीथिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमने अपनी वेबसाइट में कोई चीज चेंज की है डेवलपमेंट में या कोई सेटिंग में या कोई जीएस में और उसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, या एचटीएमएल में। ये जो डाटा आता है ना आपका ब्लॉग पर वो तो डाटाबेस में जाता है। डाटाबेस में तो चाहे आप 100 दफा अपडेट करें वो हर दफा नया ही डाटा लेके आएगा। तो इस पर्पस के लिए आपको पर्ज एवरीथिंग करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने एसएसएल लगाया, अब मुझे ये नहीं पता ये एचटीटीपी वाला वर्जन इसने कैशे कर रखा है या वाकई अभी वो मेरा एक्टिवेट ही नहीं हुआ एसएसएल। तो ये चीज चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाकर पर्ज एवरीथिंग कर दूंगा। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर ये चीज इसने कोई कैशे में रखी हुई है तो वो फिर नहीं आएगी। अगर ये अभी भी एचटीटीपी ही ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये कैशे से नहीं आ रहा, ये एक्चुअल में ही एचटीटीपी पर है। समझ लग गई ये चीज? क्लियर है जी ये चीज? ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलें जी। इसी तरह फिर टीयर्ड कैशे है, इसको भी देख लेते हैं। मैं आपको सारे फीचर्स बताता जाता हूँ। अच्छा, Argo tiered cache deliver response to your users quickly, reliably and securely and use the optimized route across the platform। अच्छा, रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। अब राउट ऑप्टिमाइजेशन इज अ कम्प्लेक्स थ्योरी, आपको पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। राउटिंग क्या होती है कि बेसिकली एक सर्वर से डाटा दूसरे सर्वर पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, इस तरह नेटवर्क बनाता बनाता डाटा
हमारे पास पहुंचता है। वो डिफरेंट तरह के राउट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मुल्तान से लाहौर जाना है, तो भाई मैं मोटरवे के थ्रू जाऊंगा तो मुझे ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर मैं साहिवाल वाला रास्ता ले लूंगा तो मुझे ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। अब ये रूट है, तो इसी तरह कंटेंट का भी राउट डिफाइन होता है, ठीक है, ये उसके लिए है, कैशिंग के लिए। अगर आप इसे इनेबल कर दें ठीक है, ना भी करें तो भी इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कैशे रिजर्व ये अभी नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। क्लियर होगी? आपको एसएसएल की भी समझ लग गई, सिक्योरिटी की भी समझ लग गई, स्पीड की भी समझ लग गई, कैशे की भी समझ लग गई। अब हम आ जाते हैं वर्कर्स। वर्कर्स में कुछ भी नहीं होगा आई थिंक। एचटीटीपी राउट हम नहीं ऐड करेंगे। मैनेज के भी नेम सर्वर नहीं जी, छोड़ देंगे इसको। रूल्स में जाते हैं, पेज रूल्स, क्रिएट पेज रूल्स। अच्छा, ये मैं पेज रूल्स भी बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने कोई पेज को किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करना है या कोई भी रूल, अब ये देखें एड सेटिंग, ठीक है सेटिंग। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई मैंने लिंक लिखा और मैं ये चाहता हूँ कि वो HTTPS से ओपन हो, तो मैं ये HTTPS या ऑटो मिनिफाई या ऑटोमेटिक HTTPS रीडायरेक्ट या कैशे लेवल या डिसेबल ऐप या कुछ भी इस तरह का, ईमेल ऑब्जर्वेशन फॉरवर्डिंग यूआरएल, रॉकेट लोडर, सिक्योरिटी लेवल, सर्वर साइड एक्सक्लूड्स, कुछ भी। यानी कि अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल ये चाहता हूँ कि भाई अगर www, नहीं मैं यहाँ लिखता हूँ http://onlinetools.info/static, यानी कि डोमेन या इसका कोई भी पेज, स्टैटिक कहते हैं कोई भी पेज, इसका कोई भी पेज हो सकता है आगे एनीथिंग। अगर ये आए, इसको मैं खत्म करता हूँ, ऑलवेज यूज HTTPS, यानी कि अगर इस तरह का कोई भी लिंक आए बगैर HTTP पर तो वो उसे HTTPS पर ले जाए, दैट्स इट। ये एक रूल अप्लाई कर दिया जी मैंने, ऑलवेज यूज HTTPS। ठीक है, इस तरह के मैं पेज रूल्स बना सकता हूं अपनी मर्जी के, ठीक है। इसमें टोटल 3 पेज रूल्स अलाउड होते हैं, मैं एक बना चुका हूं, 2 मेरे पास अभी बाकी हैं। ये चीज समझ लग रही है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मजे की चीज है। क्लियर होगी? ओके, इसी तरह ट्रांसफॉर्म्स रूल्स होते हैं, यूआरएल रीराइट के रूल है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के। यूआरएल रीराइट रूल हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, एचटीटीपी वाला, ठीक है। यहाँ भी मैं 10 रूल्स बना सकता हूँ, मैं जो भी अपने बनाना चाहूँ, रीराइट यूआरएल के ऊपर भी बना सकता हूँ, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम्म, 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 मैं ये चाहता हूँ, अच्छा रूल नेम मैं कह देता हूँ री डायरेक्ट टू FB। ओके, अगर मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से कोई ट्रैफिक आए इक्वल टू पाकिस्तान, तो मेरा एक ये बना हुआ है ग्रुप फेसबुक का, इसमें सारे के सारे लोग पाकिस्तानी हैं। मैं कहता हूं जब भी कोई लिंक ओपन हो पाकिस्तान से, अच्छा तो अच्छा नहीं, ये ना बेहतर तो उस वक्त है जब आपके मल्टी वर्जन वेबसाइट हो, जैसे पाकिस्तान का अलग वर्जन है, हांगकांग का अलग है, यूएसए का अलग है, स्लैश कंट्री हमने डाला होता है ना, तो फिर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि भाई .pk/pk पर रीराइट हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए, यानी कि वो ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाए कि मैंने इसे पाकिस्तान वाले। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गूगल है, google.com ओपन करता हूँ, एक मिनट।
.com. ठीक है, इसको पाकिस्तान कर लिया। अच्छा अच्छा, ये ऑटो में नहीं लगाया, अगर ये ऑटो में लगाया होता ना तो मैं .com भी ओपन करता तो ये ऑटोमेटिकली मुझे पाकिस्तान शो कर देता। सर्च सेटिंग, अच्छा इसकी भी सेटिंग में जाके ना मैं ये चीज़ें सेट कर सकता हूँ। करंट रीजन, अच्छा इसने डायरेक्ट करंट रीजन ही उठाया, बस ठीक है यहाँ पे, वरना मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करके पाकिस्तान तक भी महदूद हो सकता हूँ। तो ये अगर आपके मल्टी वर्जन है ना तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होती है कि भाई अगर मेरी ट्रैफिक किसी भी कंट्री से आए तो उस कंट्री वाले वर्जन पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए, कि अगर कोई बंदा इंडिया से आया तो .in पे चला जाए, पाकिस्तान से आया तो /pk पे चला जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह बल्क रीडायरेक्ट हम लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 15 रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएट बल्क रीडायरेक्ट लिस्ट, कि अगर हमने एक लिंक से दूसरे लिंक पर रीडायरेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू लिस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम देते जाएंगे आईपी एड्रेस करना है या रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। इसी तरह कस्टम पेजेस भी हम कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस भी। ठीक है, ये रीडायरेक्शन है सिंपल, ये नॉर्मली हम यूज करते भी नहीं है इसका ना। अच्छा, ये वेबसाइट्स में जहाँ भी दे गया। अच्छा रोज में थे ना हम, रोज में ये भी होगा, सेटिंग में देख लेते हैं सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सेटिंग नॉर्मलाइज टाइप क्लाउडफ्लेयर है, यूआरएल एनेबल्ड है, यूआरएल स्टोरेजन ओके है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी नेटवर्क आ गया इसमें, नेटवर्क HTTP ये हमारा ऑटोमेटिकली enabled है, HTTP 2 enabled है, HTTP 3 भी enabled है, 0RT कनेक्शन एजम्पशन इसे डिसेबल, ठीक है, IPv4 ओके, GRCB वेब रॉकेट enabled है, ऑन राउटिंग sudo IPv4 IPGeo मैक्सिमम अपलोड साइज, बस ठीक है, ये डिफॉल्ट सेटिंग ओके है। ट्रैफिक अब देखते हैं जी, अर्गो अच्छा, क्लाउडफ्लेयर टनल, लोड बैलेंसिंग। अच्छा, ये जो लोड बैलेंसिंग जैसी चीजें हैं ना, ये बड़ी वेबसाइट के लिए ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है वो बैलेंसिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ सर्वर्स के थ्रू ना। लोड बैलेंसिंग एनालिटिक्स यहाँ पर आ जाएंगे, हेल्थ चेक ये प्रो में है, वेटिंग रूम ये भी बिजनेस वर्जन में है, कस्टम पेजेस। देखता हूँ अगर कोई और सेटिंग इसकी रह गई है तो वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। ये सारे प्रो की हैं, ऐप स्केयरशील्ड नहीं जी, बस ठीक हो गया। ईमेल एड्रेस, सर्वर एक्सप्लोर, हॉटलिंक प्रोटेक्शन, एप्स, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें Web3 का ना एक नया सिस्टम आ रहा है, अभी आया नहीं। मीनवाइल आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं मजीद कुछ चीजें और हैं वो भी गाइड करता हूँ आपको। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है जी, सर रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी? यार हो जाएगी, किस चीज़ की टेंशन है, बाकी भी तो मिल ही जाते हैं ना लेक्चर, ये भी मिल जाएगा। सर मेरे एक अकाउंट में 2 साइट्स ऐड हैं और आपने कहा कि अलग अकाउंट होना चाहिए, इसलिए ये बता दें कि अगर न्यू अकाउंट बनाकर पिछले अकाउंट से न्यू अकाउंट में एक साइट को ले जाएं तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होगा। अगर 2 भी हैं तो भी ओके, डजंट मैटर, जरूरी नहीं है कि लाजमी है कि 2 के लिए 2 अकाउंट ही हो। अगर आपके 2 साइट्स एक ही अकाउंट में है क्लाउडफ्लेयर की तो भी ओके, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लॉगर है ना तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास 50 वेबसाइट्स हैं या 100 हैं या 10 हैं तो हर वेबसाइट के नाम से अलग अलग क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बना लें, उसके बड़े फायदे होते हैं। सर जो रीडायरेक्शन लगता है 301 और 302 वो हम क्लाउडफ्लेयर में लगा सकते हैं। यार 301 वाली जो रीडायरेक्शन है ना वो सर्वर से ही लगाएं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं ब्लॉगिंग में जाऊंगा ना। तो सी पैनल से भी आप डायरेक्ट इसी तरह क्लिक के थ्रू रिडायरेक्शन लगा सकते हैं बड़ी आसानी से अपने सर्वर पर, डायरेक्ट सर्वर पर जाकर।
बगैर कोडिंग के। तो वो मैं ब्लॉगिंग वाले कोर्स में बकायदा करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकली आपको। जब मैं सी पैनल हैंडल करना सिखाऊंगा ना आपको, कंट्रोल पैनल जो होता है आपके होस्टिंग का, तो उसमें ये फीचर्स होते हैं सारे। बहुत आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है। स्पीड वाला फीचर रहता है, नहीं जी हो गया है। मैं दोबारा अभी दोबारा हम एक दफा रीचेक भी कर लेते हैं। ओके, चलें जी, 1 मिनट मैं इसको दोबारा चेक कर लूं। अभी तक अनेबल नहीं हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्विक सेटिंग होती है कि अगर मैंने पर्ज कैशे करना है तो यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, पर्ज एवरीथिंग कर दूं। कि अगर मैंने कैशे रिमूव करना है, इसी तरह अगर मेरी वेबसाइट पर अटैक हो गया है तो मैं यहाँ पर जाकर अंडर अटैक मोड एनेबल कर दूंगा। अगर डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो डेवलपमेंट मोड एनेबल कर दूंगा। जब डेवलपमेंट मोड एनेबल होगा तो कैशे बेसिकली डिसेबल हो जाता ऑटोमेटिकली। ठीक है। जब अब अगर ये चीज अनेबल हो जाए ना, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। चलें, मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ, 1 मिनट। वेट करें, वेट करें, वेट करें। techstruct.org, ठीक है। टेक्स्ट्रक्ट पे मेरे ख्याल एक्टिव है। 1 मिनट वेट करें, मैं देखता हूँ अगर ये वाला मेरा चल रहा है ना, टेक्स्ट्रक्ट वाला एक्टिव हो चुका होगा। इसको यूज करते हैं। अब देखें टेक्स्ट्रक्ट पे बेसिकली HTTPS नहीं चल रहा। मैं क्या करता हूँ, HTTPS करने के लिए SSL में जाऊंगा। SSL फुल, SSL अनेबल कर देते हैं हम। हो जा भाई, SSL अनेबल हो गई। ओके, उसके बाद मैं जाता हूँ सर्टिफिकेट, यहाँ पर HTTPS को भी अनेबल कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा, TLS ऑटोमेटिक रीराइट को भी अनेबल कर दूंगा। ओके हो गया जी। उसके बाद क्लाइंट सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, ओरिजिन सर्वर की सेटिंग नहीं है मेरे पास, सर्टिफिकेट नहीं करना जी, कस्टम होस्ट ने मुझे नहीं देने। ओके हो गया। अच्छा 1 मिनट, अब मुझे ये चीज चेक करना दें जरा। ये लें जी, देखें अभी एस वो नहीं था। अच्छा ये WW की ना मैंने सेटिंग नहीं की हुई, ये ना तंग कर रहा है। ये देखें ओपन हो गया जी टेक्स्ट्रक्ट लॉक के साथ। अभी यहाँ पे क्या था, विदाउट SSL था। देखें अगर मैं यहाँ से SSL इसको पहले ऑफ करता हूँ, SSL ऑफ करके इसका रीराइट भी मुझे ऑफ करना पड़ेगा, वरना वो मुझे बार बार HTTPS पे लेके जाएगा और वो मुझे प्रॉब्लम करेगा। ये लेंस, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको दोबारा जाके टेक्स्ट्रक्ट मैंने खोली हुई है। अब मैं दोबारा जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+Shift+R। अच्छा 1 मिनट, ये लें जी, नॉट सिक्योर पे आ गया। एक्चुअली में ना इस पे 2 SSL चल रहे हैं, तो मैंने सर्वर वाला SSL अभी रिमूव नहीं किया। ये देखिए मैंने HTTPS पे भी किया ना, तो वो देखिए नॉट सिक्योर आ गया है। ये ऑटो रीडायरेक्ट नहीं हुआ HTTPS पे। अब अगर मैं यहाँ पे इसे ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट कर दूंगा ना, अब देखिएगा क्या होता है। अब मैं सिंपल जाके यहाँ एंटर करता हूँ, ये देखें अब ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया। एक तो ये WW की सेटिंग मैंने करना भूल गया था इस पे। ये देखें अब मैं अगर इस पे HTTPS के बजाय HTTP लिख के भी एंटर करता हूँ ना, तो ये ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट मुझे से इनेबल करने दें, SSL को भी इनेबल करने दें। ये लें, ओके हो गया। ये लें जी, ओए 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 ओए, ये चीज इस पे। अच्छा इस पे ना मैं आपको फायरवॉल की सेटिंग भी लगा के दिखा देता हूँ अभी। वैफ, इसको हम करते हैं जी, पाकिस्तान में ब्लॉक करते हैं। क्रिएट फायरवॉल रूल हम कर देते हैं। अच्छा जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं, हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान में ना हो, इस वक्त कोई किसी और कंट्री से बैठा ऑनलाइन बैठा हो यहाँ पर। एनीवन इन दिस लेक्चर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, ताकि मैं उसी के कंट्री को लगा के देखूं। नहीं VPN को छोड़ दो यार,
कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी किसी ने मुझे सलाम किया था, पता नहीं कहाँ से, वो बता रहा था कुवैत के, तुर्की से। अब वो भी गायब हो गया बंदा। हाँ, कतर से ये मैसेज आया हुआ है कि जी मैं कतर से हूँ। अच्छा, चलें, एनीवेज, चलें हम पाकिस्तान को डिसेबल करके देखते हैं जी। नॉट पाक, यानी कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया इनेबल करते हैं। कंट्री, अच्छा हम करते हैं यूके ओनली कर लेते हैं, यूके ओनली, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम, कि अगर यूनाइटेड किंगडम से नहीं है तो ब्लॉक कर दें। डिप्लॉय फायरवॉल। अब ये थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेंगे ये सेटिंग अपडेट होने में। जैसे ये सेटिंग अपडेट होगी तो ये देखेगा, ये रुक जाएगी वेबसाइट चलना। अच्छा, अभी हम इसको करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर, ये लें, देखें उसने कह दीजिए एक्सेस डिनाइड, कि भाई आप अलाउड ही नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं। अब अगर किसी के पास यूके का कोई वीपीएन है तो वो लगाएगा तो चल जाएगी। अब देखें, अब आप अपने पास ओपन करें, सारे techstruct.org ओपन हो रही है किसी के पास? किसी के पास भी जल्दी से ओपन करके देखें। मैं इतने ना पिछली साइट में भी एक सेटिंग करके देखता हूँ, ये रूल अप्लाई करते हैं ताकि हमें जल्दी से पता चल जाएगा। सिक्योरिटी, फायरवॉल, पाक ओनली की वजह से कर देते हैं यूके ओनली, डज नॉट इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम, कोई भी कंट्री लगा सकते हैं, ब्लॉक सेव। जल्दी से बताएं मैसेज करके कि आपके पास techstruct.org ओपन हो रही है या नहीं हो रही। ये वाली वेबसाइट, ये मैंने लिंक कर दिया, सेंड कर दिया आपको। अभी तक इस पे नहीं ओपन हो रही, गुड, यानी कि ब्लॉक हो गई है। आपके पास भी ओपन नहीं हो रही, गुड। चलें जी, अभी मैं आपके सामने इसको अनेबल करता हूँ और फिर देखते हैं। techstruct.org में जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं। अब ये देखें, ये टेक्स्ट पे ये देखें, ये ट्रैफिक भी बता रहा है कि जी 40 यूनिक विजिटर आ चुके हैं, इतना डाटा कंज्यूम किया है, इतना कैशे से गया, ब्ला ब्ला ब्ला। सिक्योरिटी में जाते हैं, वेफ में जाते हैं। अब हम इस रूल को कर देते हैं ऑफ, हमने डिलीट नहीं किया, रूल ऑफ कर दिया, सिंपल। यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करते हैं, ये लें जी, ओपन होगी जी दोबारा। अब आप चेक करें आपके पास ओपन होगी है सबके पास। देखिए कितना आसान है। अगर यही काम आप चाहें तो कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अब मैं यही काम बेसिकली htaccess की फाइल में जाके कोडिंग कर लेता होता हूँ, लेकिन मुझे चूंकि प्रोग्रामिंग आती है तो मेरे लिए तो इजी है प्रोग्रामिंग करना, लेकिन आप लोगों के लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। समझ लग गई? आप लोगों के लिए ये काम मुश्किल है। तो आप लोगों के लिए क्या आसान है भाई, ये देखें, फायरवॉल सेटिंग, सिंपल प्लग एंड प्ले है, दैट्स इट। कोई प्रोग्रामिंग नहीं, नथिंग, कितना आसान हो गया। देखें आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, जल्दी से हम 1 मिनट लगा के अपना एक थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? चीज मजे की है ना, नई चीज सीखने को मिल रही है ना आज आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बड़ी क्विकली क्विकली कर सकते हैं। और अच्छा मजे की बात यह कि ये पूरी की पूरी सर्विस आप डायरेक्ट फ्रीलांसर पर सेल कर सकते हो ना, कि भाई आपके पास एसएसएल नहीं है, मैं आपको फ्री में एसएसएल इंस्टॉल कर देता हूं। आपके अगर कोई डीडॉस अटैक हो रहा है मैं उसकी सेटिंग कर देता हूं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री को अनेबल या डिसेबल करना है तो मैं वो कर देता हूं। अगर आपके स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है वो कर देता हूं। अगर वेबसाइट को सिक्योर करना है तो वो भी क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। आप वर्डप्रेस को भी सिक्योर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट सर्विस सेल कर सकते हैं। और आप $10 भी अगर लेना तो हार्डली आपके ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे सेटिंग करने में। और अगर $10 में भी आप सर्विस सेल करने लग जाएं तो सोचें, आपके अगर पूरे महीने में 10-20 क्लाइंट भी मिल जाएं तो चलो $100-200 तो मुफ्त में आते हैं ना। और 10-20 वेबसाइट को हैंडल करना इज लाइक 1-2-3 घंटे का काम है, दैट्स इट। समझ लगी?
सबसे पहले हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के ऐड साइट में गए, ऐड साइट की, डीएनएस की सेटिंग की, www अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमने उसकी भी सेटिंग कर ली। जैसे ही सेटिंग की उसके बाद हमने डीएनएस को अपडेट किया। यहाँ जो ये डीएनएस आ रहे हैं, इन डीएनएस को कॉपी किया हमने, ये वाले डीएनएस को अपने डोमेन के सेटिंग में गए, डीएनएस सेटिंग में गए, डीएनएस सेटिंग में जाके चेंज पर क्लिक किया, ये डीएनएस चेंज कर दिए, डीएनएस चेंज करके सेव कर दिए। सेव करने के बाद सबसे पहले हमने डीएनएस देखना है, डीएनएस हमारे अपडेट हो गए। उसके बाद हमने सबसे पहला काम करना है एसएसएल। एसएसएल में एक तो ये ऑप्शन देखना है फुल होना चाहिए, एसएसएल ऑन कर देना है। इस पेज पर सिर्फ यही काम है। उसके बाद हमने एच सर्टिफिकेट में जाना है, एच सर्टिफिकेट में जाके ऑलवेज यूज HTTPS कर देना है। उसके बाद हमने ये ऑटो एनेबल होता है, TLS 1.3 भी ऑटो एनेबल होगा, ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट, इसको लाजमी ऑन कर देना। बस इसके बाद क्लाइंट सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, ओरिजिन सर्वर नहीं है, कस्टम ये SSL की सेटिंग होगी, ये 2-3 चीजें हैं बस। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में अगर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के कोई रूल्स बनाने हैं तो वो रूल बना सकते हैं, अगर नहीं बनाने तो भी ठीक है, आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। इसी तरह फिर बाकी की आप चीजों को देख लें, जो भी यहाँ पे करना है। डीडॉस की सेटिंग यहाँ पे है सारी, इसको हम कन्फिगर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम फ्रंट एंड से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी तरह ये सेटिंग में चले जाएं, अगर डीडॉस अटैक हुआ है तो यहाँ पर जाके कर दें आई एम अंडर अटैक। अब जब आई एम अंडर अटैक करेंगे तो ये हर बंदे की वेरिफिकेशन शुरू कर देगा। अभी देखिएगा हम करते हैं इसको, ये बाकी इनेबल ओके हो गया जी। चलें जी, अब हम जाते हैं इसको टेक्स्ट स्ट्रक्ट को करते हैं Ctrl+Shift+R। ये देखें समझ लगी ये क्या कर रहा है, ये अब आपको चेक कर रहा है कि आप वाकई इंसान है। अब उसे पता चल गया कि मैं इंसान हूं तो उसने वेबसाइट ओपन कर दी। देखिए मैं Ctrl+Shift+R करता हूं तो वो डायरेक्ट वेबसाइट नहीं ओपन करता, वो पहले मुझे, अच्छा ये क्या आ गया, अच्छा ये कोई फॉर्म सबमिशन का, एक मिनट इसका एक हल है। फिर एक तो ये ठीक हो गया। अगर ये मैंने अंडर अटैक कर दिया तो ये हर यूजर को 1 बाय 1 चेक करेगा, ठीक है। ये तब करना है जब आप अंडर अटैक हो, अगर नहीं है हम अंडर अटैक यानी कि हमारे ऊपर अटैक नहीं हो रहा तो हम इसको मीडियम रखेंगे। क्लियर हो गई। उसके बाद हम एक्सेस में चले जाएंगे। एक्सेस में VPN ये कोई सेटिंग नहीं हमें करनी थी। उसके बाद स्पीड में करनी थी, स्पीड में हम ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा स्पीड टेस्ट इसने कर लिया होगा या कर रहा होगा। अच्छा हम इतने सेटिंग में चले जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में इमेज रिसाइजिंग बहुत मजे का फीचर है, लेकिन ये प्रो वर्जन में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, आपने इन तीनों को मिनिफाई करना है, टिक करना है, ब्रूटली एनेबल कर देना है, अर्ली हिंट एनेबल कर देना है, दैट्स इट। इसके अलावा रॉकेट लोडर भी ऑन कर देना आपने, JS की अगर कोई चीजें हैं तो वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। AMP अगर आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ब्राउजर इनसाइट की भी जरूरत नहीं है। ओवरव्यू में अभी वो टेस्ट कर रहा है, इट विल टेक टाइम, चलें छोड़ें जिसको फिलहाल। इसी तरह फिर कैशिंग में चले जाएं। कैशिंग में हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं। यहाँ पे अगर कैशे रिमूव करके देखनी है किसी भी चीज की तो पर्ज एवरीथिंग करके आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट टाइम 4 आवर्स है, इसको 4 आवर्स ही रहने दें। क्रॉलर हिंट आप ऑन कर लें, ये आपको क्रॉलिंग में हेल्पफुल होगा। उसके साथ ऑलवेज ऑनलाइन वाला भी इनेबल कर लें। डेवलपमेंट मोड डिसेबल रखें। ओके हो गया। टायर्ड कैशे हमने नहीं करनी यूज। अगर आप राउट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज ऑफ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दैट्स इट। कैशिंग में भी कॉन्फ़िगर में जाकर सारी सेटिंग है। उसके बाद बस, उसके बाद रूल्स अगर आपने कोई बनाने हैं तो बना लें यहाँ पे जाके, अदरवाइज वो भी हमें जरूरत नहीं है। क्लियर होगी ये चीज, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसान है ना चीजें, कोई मुश्किल तो नहीं है। देखें कितनी देर लगी ये चीज हमारे लिए काम करना या अंडरस्टैंड करना। नहीं, जिसका अभी तक SSL एनेबल ही नहीं हुआ, लेकिन ये हो जाएगा। ये पे 4-5 घंटे 6 घंटे लगते हैं स्टार्ट में ना, तो ये आप देखिएगा कल तक ये भी एक्टिवेट हो चुका होगा, जैसे टेक्स्ट स्ट्रक्ट पर एक्टिवेट हो गया।
क्लियर होगी जी यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल में लर्न टू अर्न विद जीए पर अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह आज कल में ही अपलोड हो जाएगी। ये आप कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं, अगर इन लेक्चर्स को आप अच्छी तरह समझ लें तो आप फ्रीलांसिंग पे जाकर डायरेक्ट इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है, आप ये जहां मर्जी जाकर सीख लें, यूट्यूब पर भी सीखें, इतनी डिटेल में कोई सेटिंग करके आपको नहीं समझाएगा जितना डिटेल में मैंने आपको करके बताया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए। क्लियर हो गई? अब जल्दी से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज आज का लेक्चर इतना ही है, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करें। क्वेश्चन है सर, ये पेड में भी इसी तरह कोई नहीं सिखाएगा? जी बिल्कुल, पेड में भी कोई इतना डिटेल में नहीं जा रहा होता सर। अगर ये अंडर अटैक ऑन हो ही रहना तो कोई इश्यू तो नहीं होगा इश्यू जी। अगर अंडर अटैक करेंगे ना ऑन आप, तो इसमें जो रिक्वेस्ट टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो हर यूजर को एक प्रोसेस से गुजर कर जाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए एक हेडेक है। तो आपने हमेशा ये अंडर अटैक मोड ऑन नहीं करना। ये बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने किसी ऐसी जगह पर जाना हो जहां पे सिक्योरिटी खदशात हैं, तो वो एक गेट लगा देते हैं, सिक्योरिटी गेट, जिसमें से आप गुजर के जाते हैं, आपका पूरी बॉडी स्कैन होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना कि भाई सिक्योरिटी चेक हो रहा है। लेकिन अगर वो गेट आप हर जगह पे लगो, आपके घर में भी वो गेट लगाओ, तो आपको टेंशन शुरू हो जाएगी कि यार मैं क्या हर वक्त ही टेस्ट हो रहा हूँ। तो इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट भाई अंडर अटैक है तो अटैक मोड ऑन कर दें, अदरवाइज अटैक मोड ऑन करना नुकसानदेह है। ठीक है, सिर्फ अटैक के लिए आप अटैक के दौरान अटैक मोड ऑन करना है, अदरवाइज नहीं। थैंक यू नासिर, थैंक यू। ओके हो गया सर, थैंक्स अलॉट, थैंक यू। बारो अटैक में भी ये फीचर यूज करें अंडर अटैक वाला? यार मुझे नहीं पता ये मार बारो अटैक क्या चीज है। सर साइट मैप वाला डिटेल लेक्चर कब होगा? जी साइट मैप वाला भी डिटेल लेक्चर करीब होगा इंशाल्लाह। वो साइट मैप वाला लेक्चर इंशाल्लाह मैं सर हिशाम सरवर साहब के साथ दूंगा। कल भी मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी सर से, तो सर वाज बिजी समवेयर, तो वो अभी बस जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो फिर हमने 2-3 लेक्चर और देने टेक्निकल एसईओ के, उसमें साइट मैप भी डिटेल में इंशाल्लाह मैं वहां पर कवर करूंगा। सर मैं न्यू हूँ, मेरा पहला लेक्चर है। ओके, प्रीवियस सेशन एंड लेक्चर यूट्यूब चैनल पर हैं? जी जी यस, देखें ये सारे पढ़े हैं, ये एसईओ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, 6, 7, 8, 9, तरतीब से लेते जाएं। बाकी भी अपलोड हो रहे हैं ऐसा ऐसा, जैसे जैसे लेक्चर हो रहे हैं यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तरतीब से लें, सुने, समझें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और ये चैनल आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, अपने यूट्यूब के ऊपर जाके रिकमेंड करें। अगर कोई बच्चा कहीं पे कमेंट करता है कि जो उसे एसईओ सीखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहता है, आप उसे इस चैनल का लिंक दें कि भाई यहाँ पर जाएं और मुफ्त में सीखें। और इस ग्रुप का लिंक भी दें, ये दोनों लिंक दें उसे कि रिकॉर्डिंग यहाँ पर सुने, और अगर कोई प्रॉब्लम है, डिस्कशन करनी है, तो वो यहाँ पर जाके कर सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया चार्जेस नहीं है इस पूरे कोर्स के। ठीक है, और मैं इतनी इन डिटेल पढ़ा रहा हूँ, अभी मजीद और चीजें भी जी, लोकल एसईओ भी मैंने पढ़ानी है अभी। ठीक है, लोकल एसईओ भी हम इंशाल्लाह कमिंग वीक में शुरू कर देंगे। उसके ऊपर भी 1-2 लेक्चर ही होंगे, 1 वीक में हम इंशाल्लाह लोकल एसईओ कंप्लीट कर लेंगे। उसमें फिर हमने वो रेपुटेशन मैनेजमेंट भी पढ़नी है, लोकल एसईओ भी करनी है, रेपुटेशन मैनेजमेंट भी पढ़ना है, गूगल माई बिजनेस भी पढ़ना है, काफी सारी चीजें हैं वो, इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर होंगे उस पर भी, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। जब ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी आप लोगों को पता चल जाएगा, यूट्यूब पर आ जाएगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन प्रेस किया हुआ है, जैसे मैं ये सर हिशाम सर्वर का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये देखें मैंने चले मैं पहले अनसब्सक्राइब करता हूँ। अब ये देखें आपने इस तरह ये सब्सक्राइब करना है, ये बेल आ जाएगी, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ ऑल पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब क्या होगा, अब जैसे सर ईशान सर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर आपको मेरी वीडियो का भी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर होगी ये चीज? यहाँ तक आई होप आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। सर अटैक का कैसे पता चलेगा वेबसाइट पे? जब अटैक होगा ना आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपकी वेबसाइट डाउन होना शुरू हो जाएगी, आपके ऊपर बहुत सारे एकदम से ट्रैफिक में पीक आएगी।
अगर नॉर्मल ट्रैफिक आपकी 1000, 2000, 3000 विजिटर है ना डेली के, फिर 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख विजिटर आ जाएंगे डेली के, तो आप परेशान हो जाएंगे कि 3000 से 3 लाख कैसे हो गए। तो इसका मतलब वो फेक ट्रैफिक आ रही होती है। क्लियर होगी जी। चलें जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इस लेक्चर को खुद भी सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद फ्रीलांसर पर इस सर्विस को सेल करें, सर्विस सेल करके पैसे कमाएं, और पैसे कमाकर मुझे जरूर इन्फॉर्म किया करें कि जी अगर आपने $10 भी कमा लिए, क्योंकि जब आप पैसे कमाते हैं मेरे लिए खुशी होती है कि चलें जी कोई एक और बच्चा ट्रैक पर आ गया। समझ लग गई। चलें जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।